Very good morning class. In this class I am going to start with the topic processes of recombinant DNA technology. Before going to start, first revise our previous class content, that is some points of this topic we have already discussed in previous class, that is isolation of DNA, in which हमने डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करने के लिए सेल को डिफरेंट प्लांट सेल, देन एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, फंगस सेल, इन सभी को ट्रीट किया था विद उनके सेल वॉल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल अगर सेलुलोज के सेल वॉल बने हैं देन ट्रीटेड विद सेलुलेज एंजाइम. इफ काइटिन के बने हैं देन ट्रीटेड विद काइटिनेज एंजाइम. देन पेप्टिडोग्लाइकॉन का अगर सेल वॉल बने हैं तो देन ट्रीटेड विद लाइसोजाइम और लाइसोजाइम. नाउ इसके बाद फिर डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया था, अलग कर लिया गया था विथ फ्रॉम प्रोटीन एंड आरएनए, जिसमें प्रोटीन को डिग्रेडेट कर दिया गया विथ प्रोटीएज एंजाइम एंड आरएनए डिग्रेडेड बाय द राइबोजाइम और राइबोलेज एंजाइम. ना देन डीएनए जो एक मैट्रिक्स में और प्रेसिपिटेट में जो डीएनए हमें मिला उसे फिर चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट करने पर हमें थ्रेड्स डीएनए के मिल गए ना. अब आइसोलेशन हो गया डीएनए का. इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इन विच जिसमें हमने ट्रीट किया था दिस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ट्रीटेड विद द एंजाइम नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीट करने के बाद हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल गए थे. देन अब इस फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा, जहाँ पे जो पॉजिटिव जहाँ पे इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया, दैट इज एनोड. एनोड से जोड़ने के बाद क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है तो सब जितने भी अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग डीएनए जो सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे पहले आइसोलेट हो जाते हैं. फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया गया डिफरेंट, और ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग नाइट्रोसेलुलर फिल्टर पेपर पे अरेंज हो गए, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू किया गया ना. इसके बाद एम्प्लीफिकेशन. देन एम्प्लीफिकेशन के बाद हमने एम्प्लीफिकेशन में क्या किया, सिंपली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको एम्प्लीफाई किया गया. देन एम्प्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग. देन एम्प्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोड्यूस इनटू द वेक्टर. Fourth topic is introduction of desired gene or gene of interest into the vectors. अब इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, सिंपली एक वेक्टर लिया जाएगा जहाँ पे इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमने एम्प्लीफाई करके एक लार्ज ह्यूज नंबर में डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया है, फॉर्म कर लिया है. अब बारी आएगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट्स भी बना लिए हैं वेक्टर और डिज़ायर्ड जीन के. सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है दोनों के लिए, डिज़ायर्ड जीन के लिए और वेक्टर के लिए, दोनों के लिए, तो जिससे कि वो एक सेम पॉइंट पे कट करे और लाइगेशन करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो ना. यहाँ पे वेक्टर जो है होगा प्लाज्मिड. देन इंट्रोडक्शन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस डिज़ायर्ड जीन की फॉर एग्जांपल. और कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जिस पार्ट में प्रेजेंट होगा, और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की हेल्प से यहाँ पे रिप्लिकेशन इस पर्टिकुलर जीन का हो पाएगा जो इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस्ड है. प्लाज्मिड, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, presence
of presence of ampicillin resistance gene। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के प्रेजेंट होने से जब भी हम इसे किसी ऐसे मीडियम में डालेंगे, इंट्रोड्यूस वेक्टर, अब इंट्रोड्यूस वेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के बाद जब भी हम इसे जो भी ये डिज़ायर्ड जीन है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, इसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। साथ में कोई भी एक, चाहे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, किसी के लिए एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इस वेक्टर पे होना चाहिए ना। जब हम इसे ऐड कर लेंगे लाइगेज एंजाइम के हेल्प से, यहाँ पे लाइगेशन हो जाएगा इस डिज़ायर्ड जीन का, देन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। Finally, this recombinant DNA introduced into the bacteria E. coli। ई कोलाई, बैक्टीरिया ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। फाइनली इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और ऐसे मीडियम कल्चरिंग मीडियम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा, जिससे ये इस प्लाज्मिड को ले सके। तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अदर हमारे कल्चरल मीडियम में कोई और बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ यही बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वही सरवाइव करे, यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसेंशियल है कि यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब भी हम इस कल्चरिंग मीडियम में जब इस बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सरवाइव करे, अदरवाइज अदर जो बैक्टीरिया है वो डाई कर जाए। क्योंकि हम ऐसे में जब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा तो हम एंटीबायोटिक, जो कल्चरिंग मीडियम होगा वहाँ पे एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन देंगे, जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दैट की रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होंगे। दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा इन बैक्टीरिया में कि वो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में डाई नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज जो अदर बैक्टीरिया है वो डाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में डाई कर जाएंगे ना, इसलिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि आइसोलेशन हो सके और सिंपली हमें एक प्योर फॉर्म बैक्टीरिया का मिल सके, जहाँ पे सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, अदर कोई डीएनए ना हो, अदर कोई सिंपल ई कोलाई बैक्टीरिया ना हो, सिर्फ मॉडिफाइड और रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो इसलिए हम एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दैट मीन्स कि ये सर्वाइव करेंगे जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अदरवाइज वो सभी डाई कर जाएंगे। नाउ इंट्रोड्यूस इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नेक्स्ट इज insertion of recombinant DNA into the host that is E. coli bacterium. E. coli bacterium
इकोलाई बैक्टीरिया ना। अब इंसर्शन, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब कल्चरिंग मीडियम में हमें ऐसा इकोलाई लेना है जो कॉम्पिटेंट हो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को लेने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए ये जो भी इकोलाई बैक्टीरिया है इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जो जिससे कि ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके और वहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द सेल ऑफ ई कोलाई ये रिपीटली डिवाइड और रिप्लिकेशन कर सके। तो क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पे है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स भी प्रेजेंट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इससे ये निश्चित हो जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ये बैक्टीरिया ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज जो अदर बैक्टीरिया है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ई कोलाई है इसे ये भी देखा जाएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया शुड बी competent for recombinant DNA। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तभी ये प्लाज्मिड इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया में इंटर कर पाएंगे ना। इंटर करने के बाद तो कल्चरिंग मीडियम है, कल्चरिंग मीडियम एडेड विथ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास, तो हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए जिससे क्या होगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया दैट मीन्स कि जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब नाउ उन्हें बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब वो सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज अनदर बैक्टीरिया विल बिकम डाई करने लग जाएंगे, और बैक्टीरिया इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ये डाई करने लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज obtaining the foreign gene product। What is obtaining the foreign gene product? that is जब इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को in bacterial cells, तो bacterial cells undergoes in multiple replication and multiplication. For example, one bacterial cell divide in 20 minutes and form 2 recombinant DNA। तो जितने बार ये जो सेल है बैक्टीरियल सेल वो डिवाइड करेंगे उतने हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी इस डीएनए की और इस फॉरेन डीएनए की ना। हमें हमारा एम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी बनाना नहीं है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है। दैट इज कि वो प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ही रहेंगे, प्रोटीन। और प्रोटीन, यही प्रोटीन किस फॉर्म में रहेंगे, आइदर एंजाइम के फॉर्म में और हार्मोन के फॉर्म में। तो नॉर्मली हमने एक इंसुलिन हार्मोन लिया था, अगर फॉर एग्जांपल उसकी सिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दैट इज ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना है, ह्यूमन जीन यहाँ पे प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की ये मल्टीपल कॉपीज बन गई है ना। इंट्रोड्यूस करने के बाद यही प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज हमें इसकी मिल जाएगी।
इस पर्टिकुलर जीन की नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मिल जाएंगे। देन इन्हें बारी आएगी आइसोलेट करने की। ना सेम प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया में ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू, जैसा हमने डिस्कस किया है कि जब डीएनए पे जो कोड प्रेजेंट होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में के थ्रू जाते हैं और वही कोड एमआरएनए पे आ जाते हैं। देन एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पे राइबोसोम इस पे अटैच होके एक एक कोड को रीड करके अकॉर्डिंग टू द कोड दे ऐड अमाइनो एसिड एंड फॉर्म प्रोटीन। एक एक अमाइनो एसिड को ऐड कर दिया जाता है और यही हमारा प्रोटीन है विच इज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सिमिलरली ये प्रोसेस कैसे होगा, ये प्रोसेस भी इसी ये मेथड भी इसी में बैक्टीरियल सेल्स में होगा। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे जैसे यूकैरियोटिक सेल में और बैक्टीरियल सेल में खुद भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक उसी तरीके से जब इस प्लाज्मिड में से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और रीड किया जाएगा तो यहाँ से भी वही इंसुलिन हार्मोन फॉर्म कर लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके लिए बायो रिएक्टर्स, ये तो स्मॉल स्केल में हो गया, लेकिन हमें अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, दैट इज़ कि 100 लीटर 1 to 1000 लीटर अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोटीन अगर चाहिए, तो क्या होगा कि हम इसे कल्चरिंग मीडियम के थ्रू नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसके लिए लार्ज स्केल में ह्यूज अमाउंट में हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें बायोरिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका यूज़ इस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए किया जाता है ना। मेन एम जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का, सिर्फ ये प्रोटीन सिंथेसिस जो इतनी प्रोसेस हम कर रहे थे, ये सिर्फ प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो एक ह्यूमन प्रोटीन है और ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज एनी हाउ किसी भी कंडीशन में नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा है, तो उसे बैक्टीरियल सेल से उस जीन को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस किया गया और इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ बनाई गई और मल्टीपल कॉपीज से फिर जितने मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ बनेंगे उतने नंबर ऑफ हमारे उस प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकेगी। तो मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ बैक्टीरिया इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे रेप्लिकेट फास्ट विद इन 20 मिनट्स मल्टीप्लाई करते हैं ये, और ये मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे नंबर जैसे नंबर इनके बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा प्रोटीन के नंबर भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने सिंथेसिस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे होल प्लाज्मिड रिप्लिकेशन प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाएंगे और फाइनली प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी ये पूरी प्रोसेस में। तो जो जीन है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, जो हमने इस पे लाइगेज किया था, लाइगेज एंजाइम के थ्रू लाइगेशन किया था, वही हमारा रिप्लिकेशन के बाद मल्टीपल कॉपीज हमें मिली और फिर यही सेल विद इन सेल के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ और ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। तो पूरी प्रोसेस में अगर हमें क्या करना है, व्हेन recombinant DNA introduced into the bacterial cell, बैक्टीरियल सेल्स, एंड जब इंट्रोड्यूस कर देंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे रिप्लिकेशन डिवाइड करने जाएंगे सेल, इस पर्टिकुलर इस प्लाज्मिड का भी रिप्लिकेशन होगा और रिप्लिकेशन के बाद फिर से सेल डिवीजन। नाउ आफ्टर बैक्टीरियल सेल replicate fast and get divided into
मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज में ये डिवाइड कर जाते हैं और ऐसे लार्ज ह्यूज नंबर ऑफ हमें ह्यूज नंबर में एक डिजायर्ड जीन हमें मिल जाएंगे ना। जैसे ये रिप्लिकेशन में जाएंगे देन बैक्टीरिया undergoes in transcription and translation and finally form प्रोटीन। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजी जो डिफरेंट मेथड हम कर रहे हैं, सिर्फ जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वह हमारा प्रोटीन ही है। वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम यूज़ किया जाए या इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन यूज़ किया जाए, ये इसी प्रोटीन से डिसाइड होता है। दैट मीन्स कि ये कौन सा प्रोटीन है उससे डिसाइड होगा। ये मॉडिफिकेशन में देन प्रोटीन मॉडिफिकेशन में जाएंगे और डिफरेंट हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इंसुलिन ऐसे हमने एग्जांपल लिया था और एग्जांपल में ये ऐसे इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। ये पूरी प्रोसेस के बाद जब अगर लार्ज स्केल में यूज़ करना हो और लार्ज स्केल में फॉर्मेशन करना हो प्रोडक्ट का, तो इसी तरीके से बायोरिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है जिसमें ये पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली जाती है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर यूज़ किया जाता है अगर हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली लीटर्स में अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो। For large scale for production of protein molecule in large scale में फॉर्म करने के लिए बायोरिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स यूज किए जाएंगे यहाँ पे बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये बायोरिएक्टर्स कैसे होंगे? नॉर्मली दो टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। Most common bioreactor used in biotechnology are stirred type, and two type of stirred bioreactor are present. First is simple and spaced. तो सबसे पहले stirred bioreactor यूज कर देखते हैं। फर्स्ट इज सिंपल stirred bioreactor। ना स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर में एक दिस इज अ मीटर देन टैंक और स्टीयर। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे एयर से ये रिलेटेड होंगे और स्टीयरिंग ब्लेड्स प्रेजेंट होंगे इन मिडिल रीजन में। Here is acid base pH control
यहाँ पे लगा होगा लीड, मोटर, ब्लेड, बेक, now sterile air, स्टेराइल एयर यहाँ से नीचे से लोअर साइड से एंटर करेंगे और यहाँ पे मटेरियल फिल्ड हो जाएगी। जो भी मटेरियल है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल, इसके साथ डिफरेंट एंजाइम्स भी इसी चैम्बर में डाल दिए जाएंगे। सिर्फ सिंगल चैम्बर प्रेजेंट होगा और ये डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और डिफरेंट एंजाइम रिएक्ट करने के लिए सेम उसी मेथड से जो जैसे हमने इससे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया है। नाउ बेकर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो स्टीयरिंग के लिए, रोटेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ब्लेड को। इस ब्लेड, ये नाउ ब्लेड हमेशा रोटेट होता रहता है और इसके साथ जो मटेरियल है डिफरेंट, दैट इज की प्लांट सेल एंड और एंजाइम, ये भी रोटेट होते रहेंगे और डिफरेंट एंजाइम और पीएच मीटर, यहाँ पे पीएच मीटर भी प्रेजेंट होगा जिससे जो कंपार्टमेंट का पीएच कितना है या इस कंपार्टमेंट में जितने भी एसिड्स हैं वो अनकंट्रोल या ज़्यादा नहीं है कोई एसिड, इसे भी मेज़र करने के लिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे इसके सिवा स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, दैट मीन्स स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। जब भी हम जब इसका यूज़ हो जाएगा तो स्टीमिंग इस ब्लेड को प्रोवाइड की जाएगी। स्टीमिंग के थ्रू इस पूरे को जितना भी कैविटी है अंदर या कंपार्टमेंट है और ब्लेड है, इन्हें स्टेरिलाइज कर दिया जाएगा जिससे कि अनदर बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं करे। तो ठीक, सेकेंड इज स्पार्स्ड स्टीयर्ड बायोरिएक्टर। And the second bioreactor is spursed air tank bioreactor, through which sterile air bubbles are spursed, in which gas entrainment are also present, जहाँ पे कंटिन्यूस गैस की सप्लाई की जाती है और इंक्रीज सरफेस एरिया for oxygen transfer also present, and in the middle of this axis is present which attach with the rotor, and rotor continuously steer the culture broth for the mixing of oxygen। तो ऑक्सीजन मिक्सिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से जो भी कल्चरिंग मीडियम है यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे और नंबर ऑफ जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके। नाउ यहाँ पे रेस्ट जितने भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, दैट इज़ वो कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, सेम उसी मेथड से जैसे सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर में किया जाता है। जैसे पीएच कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, नाउ फोम कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट are also present, temperature control system are present, and oxygen delivery system से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर वे में सप्लाई हो रहा है या नहीं। नाउ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एक अनदर मेथड है जिसमें कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसे मार्केटिंग के लिए फिनिश किया जाता है, फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन हार्मोन हमने लिया था। इंसुलिन हार्मोन में जैसे कि इंसुलिन हार्मोन अगर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से सिंथेसाइज कर रहे हैं तो अगर प्रो हार्मोन जैसे वो ह्यूमन में सिंथेसाइज होते हैं तब वहाँ पे ए, बी और सी भी प्रेजेंट होते हैं डीएनए प्रोटीन। एक्चुअली में 3 चेन होंगे, ए, बी एंड सी पेप्टाइड। तो नॉर्मली प्रो हार्मोन में ये 3 रहते हैं, लेकिन अगर
हमें सिंथेसाइज करना है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम पार्ट ए सिंथेसाइज करेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी नहीं सिंथेसाइज होगा, क्योंकि प्रो हार्मोन में सी पार्ट रहता है, सी पेप्टाइड रहते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं सी पेप्टाइड डिलीट कर दिया जाता है। तो सिंपली क्योंकि ये डिलीशन प्रोसेस ह्यूमन सेल्स में होते हैं, तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ए और बी पार्ट बनाना है, क्योंकि एज ए सेल कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि डिलीट किया जा सके। तो हम सिंथेसाइज करते हैं, दैट मीन्स कि ई कोलाई में वेक्टर में हम ए प्रोटीन के जीन को सिंथेसाइज करेंगे और लाइगेशन करेंगे ना बी प्रोटीन के जीन्स को लाइगेशन करेंगे इन ई कोलाई वेक्टर। देन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेंगे। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेंगे ना, इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा कि इसे ए एंड बी पार्ट को सेपरेशन किया जाएगा, देन प्यूरिफिकेशन अप्लाइड होगा और प्यूरिफिकेशन करके इन्हें मार्केट में डिफरेंट सबकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। नाउ यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।